Students, now we will discuss the part 2 of UV spectrum. We have already discussed what is spectrum, what is spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास लाइट रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करके हमें कंपाउंड के बारे में करेक्टराइज करने में हेल्प करती है. फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा पढ़ा जिसमें हमारे पास कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी रेज, विजिबल, IR, माइक्रो एंड रेडियो था. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में ये जो हमारी रेडिएशंस है डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी से अरेंज होती है. दैट मीन्स इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं हमारी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है. देन उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा. जब हमने एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा उस केस में हमारे पास जब लाइट रेडिएशन किसी भी कंपाउंड पे, किसी भी सैंपल पे फॉल करती हैं हमारे पास ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन होती है एक्साइटेड स्टेट में. नाउ ये जो एक्साइटेड स्टेट है हमारी अनस्टेबल होती है. अनस्टेबल है, इसका लाइफ टाइम स्मॉल हो गया तो हमारे पास वापस मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में आता है. कुछ एनर्जी एमिट करता है. जो एनर्जी एमिट करता है उससे हमें अपने कंपाउंड के बारे में करेक्टराइज करने में हेल्प करते हैं. इस केस में जब हम इमिशन स्पेक्ट्रा यूज़ करते हैं हमें एटम्स के बारे में नॉलेज मिलती है, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज मिलती है. दूसरा स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमारे पास कोई भी लाइट रेडिएशन जब किसी सैंपल पे, किसी भी कंपाउंड पे फॉल करते हैं कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब होता है, कुछ हमारा ट्रांसमिट होता है. अगर हम ट्रांसमिट रेडिएशंस के बारे में स्टडी करें तो हमें एब्जॉर्ब रेडिएशन के बारे में भी पता चल जाता है. कैसे? सपोज़ यहाँ ट्रांसमिट का यूजिंग फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल हमें स्पेक्ट्रम आ गया. अब ट्रांसमिटेड लाइट में मेरे पास सारे बैंड्स होंगे, वो बैंड्स मेरे मिसिंग होंगे. मैं यहाँ पे डार्क करके दिखा रही हूँ जो मेरी लाइट रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो गई. इससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर देते हैं और इलुसिडेट कर देते हैं. हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यूज़फुल होता है. क्योंकि जब हमें इमिशन स्पेक्ट्रा यूज़ करते हैं तो इमिशन स्पेक्ट्रा हाई एनर्जी रेडिएशन यूज़ करता है. हाई एनर्जी रेडिएशन यूज़ करता है तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है डिकम्पोज कर सकते हैं. बट जब हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उस केस में हमें एज़ कम्पेयर टू इमिशन स्पेक्ट्रम लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो हम इजीली और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. अब हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में UV, IR, NMR, ESR आ जाते हैं. UV में हम अल्ट्रा वायलेट यूज़ करते हैं रेडिएशंस. IR में हम इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ करते हैं. NMR में हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं. UV में हमारे पास जो रेडिएशंस हैं उनके यूनिट्स हमारे पास नैनोमीटर में हो जाते हैं. इंफ्रारेड में हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स इट इज़ वेव नंबर की फॉर्म में करती है. NMR में हमारे पास फ्रीक्वेंसी हार्ट्स की फॉर्म में आती है. हार्ट्स को भी फर्दर हम कन्वर्ट कर लेते हैं, केमिकल शिफ्ट वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. डेल्टा की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आ जाता है. अब हमारे पास है UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है. हम कंपाउंड का स्पेक्ट्रम कैसे लेते हैं उससे पहले UV रेडिएशंस हैं जो हमारी UV विजिबल हम बोल रहे हैं ना वर्ड, मेरी UV रेंज की रेडिएशंस आ गई एंड विजिबल रेंज की रेडिएशन आ गई. UV रेडिएशन हमारी 100 से 400 नैनोमीटर रेंज की होती है. विजिबल हमारे पास 400 से 800 नैनोमीटर की होती है.
यूवी भी हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फार यूवी एंड नियर यूवी। फार यूवी में हमारे पास 100 से 200 वाली रेडिएशंस आ जाती हैं, नियर यूवी में हमारी 200 से 400 नैनोमीटर वाली रेडिएशंस आ जाती हैं। इसके ऑनवर्ड्स हमारे पास विजिबल रेंज आ जाती है। अब हमारे पास है, जब हमारे पास यूवी रेडिएशन यूज हो रही है, दैट मीन्स 100 से 400 नैनोमीटर की हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। जब हमारे पास यूवी रेंज 200 नैनोमीटर और इससे बिलो होती है, हमारा वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। तो अगर हमने 200 बिलो नैनोमीटर रेंज में यूवी स्पेक्ट्रम स्टडी करना है तो हम ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट लेंगे, और हम क्या कह सकते हैं, हम नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर ले लेंगे, बिकॉज नाइट्रोजन 200 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब नहीं करता। बट जो नाइट्रोजन है वो 150 नैनोमीटर और बिलो पे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। उस केस में हम अगेन नाइट्रोजन फ्री एनवायरनमेंट लेंगे, दैट इज़ हम वैक्यूम यूज़ करते हैं। दैट मीन्स 150 और बिलो के लिए अगर हम वेवलेंथ रेंज यूज़ करते हैं तो हमारे पास वैक्यूम रीजन आ जाता है। हमारे पास 100 से 400 नैनोमीटर यूवी रेडिएशंस होगी, 100 से 200 को हमने फार बोल दिया, 200 से 400 हमने नियर बोल दिया। अब अगर मैं 200 या अबव वाला यूज़ कर रही हूँ वेवलेंथ रेंज, तो मैं ऑक्सीजन एनवायरनमेंट यूज़ कर सकती हूँ। अगर 150 से 200 यूज़ कर रही हूँ तो मैं नाइट्रोजन यूज़ कर सकती हूँ। बट बिलो 150 यूज़ करना है तो मुझे वैक्यूम यूज़ करना है, ताकि वहाँ पे जो मेरी ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसी की भी एब्जॉर्प्शन ना हो। अब हमारे पास यूवी का प्रिंसिपल, हम कह रहे हैं कि हमारे पास लाइट रेडिएशन फॉल करती है। लाइट रेडिएशन किसी भी सैंपल पे पड़ी, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट हो जाएंगे। अब हमारे पास लाइट रेडिएशन है, दैट इज़ हमारे पास लाइट के फोटोन्स इन पे पड़ रहे हैं। बहुत सारे फोटोन्स हमारे पास, जब 1 मोल की बात होती है एवोगैड्रोस नंबर आ जाता है, बहुत सारे फोटोन्स सैंपल पे पड़ रहे हैं। बट वही सैंपल्स हमारे पास एक्साइटेशन करेंगे जिनकी एनर्जी इस गैप से मैच करेगी। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू, ये गैप को मैं डेल्टा ई लिख देती हूँ, E1 माइनस E0 लिख देती हूँ। हमारे बहुत सारे कोलाइजन पॉसिबल है, दैट इज़ फोटॉन्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं। बट उन्हीं मॉलिक्यूल्स में एक्साइटेशन होगी जिनकी एनर्जी हमारी एग्जैक्टली फोटॉन्स की एनर्जी मैच करेगी ग्राउंड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट के डिफरेंस को। दैट मीन्स मेरे पास डेल्टा ई क्या हो गया, E1 माइनस E0। ये किसके इक्वल है, एनर्जी प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। अगर मेरी एनर्जी पर मोल के लिए मैं देखूं, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर हमारा 10⁻23 होता है। H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। C मेरी वेलोसिटी ऑफ लाइट है अपॉन लैम्डा है। जब इस फैक्टर को सॉल्व करें हमारे पास ये 2.86 इंटू 4.18 इंटू 10⁻7 आता है अपॉन वेवलेंथ हमारी नैनोमीटर में। ये मैंने इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी और ये सॉल्व करूँगी, दोनों वैल्यूज़ मेरी बराबर हैं। इसे हम इस फॉर्म में तो लिख रहे हैं बिकॉज हमें पता है ना 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो ये सीधा अगर ये फैक्टर मैं हटा दूँगी तो मेरे पास ये वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज आ जाएगी। अब मेरे पास है, अगर मैं यहाँ पे वेवलेंथ 286 नैनोमीटर यूज़ कर लूँ तो मेरे पास ये फैक्टर क्या हो जाएगा,
ये कैंसिल हो गया, 4.18 इंटू 10⁻⁴, ये 100 आ गया ना फैक्टर, दैट इज़ 5 आ गया। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, वी नो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये मेरे पास 10⁵ कैलोरीज आ गई। और किलो कैलोरीज मेरे पास क्या होती है, 1 किलो कैलोरीज इक्वल टू 1000 कैलोरीज, 10⁻² किलो कैलोरी। और 100 किलो कैलोरी मैं लिख सकती हूँ ना। मीन्स हमें यूवी स्पेक्ट्रम में अगर मेरे पास एक्साइटेशन होनी है तो मुझे वो फोटोन की एनर्जी, मुझे मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, 100 किलो कैलोरी के आसपास, जिससे मेरे पास ट्रांजिशन पॉसिबल हो। यूवी के केस में मेरी जो ट्रांजिशन है वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में हो रही है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह देते हैं। दैट इज़ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी का स्पेक्ट्रम का हमने प्रिंसिपल देख लिया कि मेरे पास फोटॉन्स वही यूवी ट्रांजिशन लाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन लाएंगे जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली मैच करेगी। देन उसके बाद है जो हमारे लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमारे पास 2 लॉ है, वन इज बियर्स लॉ, सेकेंड इज लैम्बर्ट लॉ। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब भी मेरे पास हम जो ये डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए, वो हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मींस जो लाइट हमारे सैंपल ने, कंपाउंड ने एब्जॉर्ब करी है उसकी स्टडी करते हैं। अब किसी भी सैंपल में एब्जॉर्प्शन, कोई भी लाइट, हमारी लाइट है किसी भी सैंपल पे फॉल कर रही है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। अब हमारे पास ये 2 लॉज हैं एब्जॉर्प्शन के। सबसे पहले हम लैम्बर्ट लॉ से कर रहे हैं। लैम्बर्ट लॉ, एल वर्ड ले रहे हैं। मेरी किसी भी सैंपल में लाइट की एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है लेंथ ऑफ द सैंपल। मेरी अगर ट्यूब स्मॉल साइज़ की है, स्मॉल एब्जॉर्प्शन होएगी लाइट की, अमाउंट कम होएगी। ज़्यादा लेंथ है ट्यूब की तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ, एब्जॉर्प्शन किसी भी पर्टिकुलर सैंपल में कितनी हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द सैंपल। हम कैसे लर्न करेंगे, एल वर्ड। देन उसके बाद बियर्स लॉ। बियर्स लॉ बी वर्ड है, हम सी से कोरिलेट करते हैं। सी मेरा कॉन्सेंट्रेशन पे, इट मीन्स ये कॉन्सेंट्रेशन से मेरी एब्जॉर्प्शन को क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में बताता है। मेरी किसी भी सैंपल में लाइट की एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है concentration of the sample. More is the concentration, more is the absorption, lesser is the concentration, lesser is the absorption. अब मैंने बियर एंड लैम्बर्ट दोनों लॉ को अगर कंबाइन करूँ, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट लॉ आ गया मेरे पास। मेरी एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन इनटू लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर मैं कांस्टेंट लिख लूँ तो मेरे पास यहाँ पे एप्सिलॉन सी इंटू एल आ गया। ये मेरे पास मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट आ गया। और हम इस टर्म को एब्जॉर्बिटी भी बोल देते हैं। तो मेरी किसी भी सैंपल में जो एब्जॉर्प्शन है कितनी हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ द सैंपल। अब हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारी एप्सिलॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ टर्म आ गई। इसका जो ऑपोजिट है वो मेरे पास होती है ट्रांसमिटेंस। जितनी लाइट मेरी एब्जॉर्ब होएगी उतनी कम ट्रांसमिट होएगी, जितनी लेस एब्जॉर्ब होएगी उतनी ज़्यादा ट्रांसमिट हो जाएगी। जो मेरी एब्जॉर्बेंस है
इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम कैसे लिखते हैं? सपोज मेरे पास कोई लाइट रेडिएशन किसी सैम्पल, यहाँ मेरे पास सैम्पल पड़ा है कंपाउंड, आई नॉट फॉल कर रही है, आई मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद जो मेरी ट्रांसमिटेड लाइट है वो आ जाती है। तो जो मेरा एब्जॉर्प्शन फैक्टर है वो मेरा लॉग आई नॉट अपॉन आई होता है। ट्रांसमिटेंस 1 अपॉन एब्जॉर्प्शन हो गया, तो ये मेरे पास लॉग आई अपॉन आई नॉट हो जाएगा। ये जो हमारे बियर लैम्बर्ट लॉ है इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होते। कब एप्लीकेबल नहीं होते? सबसे पहले अगर मेरे मॉलिक्यूल में इक्विलिब्रियम, मेरे किसी भी कंपाउंड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, जैसे मेरे पास कीटोइनोल फॉर्म है, उस केस में जो बियर लैम्बर्ट लॉ है डोंट ओबे। देन उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, उस केस में बियर लैम्बर्ट लॉ नहीं ओबे होता। अगर मेरे पास थर्मल इक्विलिब्रियम है बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, अगेन बियर लैम्बर्ट लॉ हमारा ओबे नहीं होता। तो ये हमारे पास इसके लिमिटेशंस है। अगर मेरे पास सिंगल मॉलिक्यूल है या सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस नहीं है, उस केस में मेरा बियर लैम्बर्ट लॉ ओबे हो जाता है। बट अगर मेरे पास मॉलिक्यूल में इक्विलिब्रियम है, दैट इज कीटोइनोल फॉर्म, नाइट्रोएसी फॉर्म या सम अदर, नहीं फॉलो होएगा। अगर मेरे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्ट करते हैं उस केस में भी ये फॉलो नहीं होता। ऐसे ही हमारे पास अगर इक्विलिब्रियम ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट में, फिर भी ये हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता। अब हमारे पास एब्जॉर्प्शन टर्म क्या आ गई? मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन इनटू लेंथ। तो मेरे पास जो मोलर एब्जॉर्बिटी है, दैट इज़ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है, वो मेरे पास क्या है? A/Cl। अगर मुझे किसी केस में एब्जॉर्बेंस दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, लेंथ दी हुई है, तो मैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकती हूँ। और अगर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ दी हुई है, मैं एब्जॉर्प्शन उस केस में फाइंड आउट कर सकती हूँ। और मेरे पास मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस कब? जब मैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे स्टडी करूँ, मेरी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो एंड लेंथ मेरी यूनिटी हो, तो मेरे पास जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है वो एब्जॉर्बेंस के इक्वल आ जाता है। देन उसके बाद हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास क्या आ गया? सबसे पहले हमारे लाइट सोर्स हो गया, लाइट सोर्स हमारे पास, यहाँ पे हम यूवी विजिबल रेडिएशन की बात कर रहे हैं। यूवी के केस में हम हाइड्रोजन, और अगर हम यूवी रेडिएशन हमें चाहिए तो जो सोर्स ऑफ लाइट है हमारा, वो हमारे पास हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप यूज़ होता है। और अगर मेरी विजिबल रेडिएशन है तो हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट लैंप यूज़ होता है। तो मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उस केस में हमारे पास लाइट सोर्स हो गया। देन उसके बाद हमारे पास मोनोक्रोमेटर हो गया, जो हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ देता है। देन उसके बाद हमारे पास सैंपल हो गया, सैंपल पे मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ वाली रेडिएशंस फॉल होएगी। देन उसके बाद हमारे पास डिटेक्टर हो गया, सिग्नल्स डिटेक्ट होएंगे। डिटेक्टर के बाद हमारे पास एम्पलीफायर होएगा। एम्पलीफायर हमारे जो सिग्नल्स हैं उनको एम्पलीफाई करके इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, इन द फॉर्म ऑफ पीक दे देता है। अब हमारे पास जो यूवी के केस में डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ होता है। दैट मीन्स मेरे पास लाइट सोर्स
लाइट सोर्स से जब हमारी लाइट निकलती है तो रोटेटिंग प्रिज्म के ऊपर फॉल करती है। रोटेटिंग प्रिज्म का यूज़ यहाँ पे टू गेट कॉन्टिन्यूस रेडिएशन, कॉन्टिन्यूस रेडिएशन। ये रेडिएशन स्लिट में से पास होती है। स्लिट हमारा जो एज अ मोनोक्रोमेटर यूज़ होता है, हमें सिंगल वेवलेंथ की, एक वेवलेंथ की लाइट आ जाती है। अब ये लाइट हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक सैंपल में चली जाती है, सैंपल मीन्स सोल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। दूसरी हमारे पास सॉल्वेंट में पास होती है। ये इसलिए किया जाता है, अगर मेरा इन केस सॉल्वेंट भी कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर जाता है, हमारे पास यूवी में क्या है, जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है, उससे हमारे पास सिग्नल आके हम कंपाउंड के बारे में करेक्टराइज करते हैं। अगर मेरा अकेला कंपाउंड ही लाइट एब्जॉर्ब करे, वो मेरे को स्पेक्ट्रम कंपाउंड का दे देगा। बट अगर मेरा कुछ अमाउंट ऑफ लाइट सॉल्वेंट भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मेरे पास एग्जैक्ट अमाउंट लाइट एब्जॉर्ब की या ट्रांसमिटेड की वैल्यू नहीं आएगी। तो यूवी स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो हमारी लाइट है सैंपल एज वेल एज सॉल्वेंट के थ्रू पास होती है। जब ये लाइट इनमें पास हुई, देन थ्रू फोटोसेल हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेज़र हो जाती है। और यूवी में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में ऐसी सेटिंग है, जो हमारे पास लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में आते हैं डिटेक्टर में, वो ऑटोमेटिकली सैंपल माइनस सॉल्वेंट वाली इंटेंसिटी वैल्यू आती है। सैंपल माइनस सॉल्वेंट मीन्स यहाँ पे मेरे पास सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व था ना, माइनस सॉल्वेंट आ गई, तो मेरे पास अकेली सोल्यूट की आ गई, अकेली उस कंपाउंड की आ गई। यही हमें करेक्टराइज करने के लिए डाटा चाहिए। ये फोटोसेल लाइट की इंटेंसिटी मेज़र कर लेते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एम्पलीफायर एंड डिटेक्टर होते हैं, और देन उसके बाद हमारे पास स्पेक्ट्रम आ जाता है, ग्राफ आ जाता है। इन दिस वे हमारे पास कंपाउंड स्टडी हो जाता है, कंपाउंड करेक्टराइज हो जाता है। हमने यूवी में क्या करा, प्रिंसिपल में मेरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में ट्रांजिशन होती है। जब मेरे पास ट्रांजिशन हो रही है, दैट मीन्स ये मेरी ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये मेरी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। ई वर्ड हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए यूज़ करते हैं। जब मेरे पास एक्साइटेशन होनी है, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। बट हमारे किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में कई सारी हमारी वाइब्रेशनल स्टेट्स होती हैं। ये E1 के क्रॉसपॉन्डिंग वाइब्रेशनल स्टेट्स हो जाएंगे। ऐसे ही हर वाइब्रेशनल लेवल में हमारे पास नंबर ऑफ रोटेशनल लेवल्स होते हैं। अब मेरे पास जब ट्रांजिशन होती है, हम ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से यहाँ पे हुई, ये इस वाले वाइब्रेशनल लेवल से यहाँ भी हो सकती है, और वाइब्रेशन के अंदर रोटेशनल लेवल से यहाँ भी हो सकती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करनी है, हमें हाई एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। उस एनर्जी से मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस भी हो जाएंगे। तो मेरे पास सपोज इस केस में स्पेक्ट्रम, जो मेरी सारी ट्रांजिशंस है, कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीक्स आ गई, जो भी ये वैल्यूज़ क्रॉसपॉन्ड आ रही है वेवलेंथ के। तो जो मेरे पास यूवी है, ये सारी एक फाइन दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ
बैंड आ जाता है। मेरे पास आई एम एक्सपेक्टिंग कि पीक्स आनी चाहिए, बट ये पीक्स इतनी क्लोज होती हैं और हमारे यूवी स्पेक्ट्रम की रेजोल्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हमें ये ऐसे लगता है बैंड आता है। क्यों बैंड आ रहा है? बिकॉज मेरे पास उस केस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ साथ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस भी पॉसिबल है। दूसरा, जब हमारे पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्ट करते हैं तो मेरे पास जो फाइन पीक्स हैं वो ऐसे आने के बजाय इन द फॉर्म ऑफ बैंड आ जाती है। तो जो मेरे पास यूवी डाटा है, इंस्टेड ऑफ सिंगल पीक या मैनी पीक्स, हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ बैंड आ जाता है। ये बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ की ट्रांजिशंस पॉसिबल है विद इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन की वजह से हमारा जो यूवी स्पेक्ट्रम है इन द फॉर्म ऑफ बैंड आता है। अब हम देखेंगे, सपोज़ मेरे पास कोई कंपाउंड है, यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रम हमारे पास 279 पे आ रहा है। जब मेरे पास यहाँ पे बैंड आया, जो भी मेरे बैंड का मैक्सिमा है, मैक्सिमम वेवलेंथ है, हम वो मेंशन करते हैं। ये हमारी इस केस में 279 आ गई। ये हमारा एसीटोन कंपाउंड का स्पेक्ट्रम स्टडी करा है। एसीटोन का जो हमारे पास वेवलेंथ है 279 आई है, और जो इंटेंसिटी है जो कि इन्होंने मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्बेंस जो हमारी आई, जो एब्जॉर्बेंस की फॉर्म में दे दो, बट यूवी के केस में इन द टर्म्स ऑफ मोलर एब्जॉर्बिटी, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की फॉर्म में देते हैं। इस साइड मेरे पास मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या इसका लोग फैक्टर होता है, दूसरी साइड मेरे पास वेवलेंथ होती है। दैट इज़ जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें वेवलेंथ होगी, एंड जो मेरे पास वर्टिकल एक्सिस है उसमें मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट हो गया। हमारे पास ये बैंड आ गया। वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास जो मैक्सिमा आ रहा है हम उस फॉर्म में देते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ, और उस मैक्सिमम वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास इंटेंसिटी क्या है हम उस फॉर्म पे देते हैं। तो जो मेरे पास यहाँ पे हमने बैंड की बात करी, तो मेरे पास यहाँ पे एब्जॉर्बेंस किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मेरे पास मैक्सिमा आ रहा है हम देंगे। दैट मीन्स मेरे पास सपोज़ इस एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस आ गई, यहाँ पे मेरे पास वेवलेंथ आ जाएगी। बट यूजुअली इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बेंस मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, हमें पता है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ। दैट मीन्स ये इन द फॉर्म ऑफ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट एंड वेवलेंथ देती है। हमारे पास पी का बैंड आ गया, जो भी ये मैक्सिमा वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, ये उस पर्टिकुलर कंपाउंड की यूवी एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ हो गई, और साथ में ब्रैकेट में हम मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट दैट इज़ मैक्सिमम इंटेंसिटी भी मेज़र करते हैं। ये हमारे पास या तो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट और लॉग ऑफ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की फॉर्म में होता है। एसीटोन के केस में हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 279 नैनोमीटर हो जाती है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सैंपल हैंडलिंग। हमने यूवी स्पेक्ट्रम इंस्ट्रूमेंटेशन कर ली कि मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट होता है। सोर्स ऑफ लाइट में हमारे पास हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप हो जाता है। देन उसके बाद हमारे पास सैंपल होता है। सैंपल हमारे पास यहाँ पे सिलिका और क्वार्ट्ज ट्यूब में हो, सैंपल को हम फिल करते हैं, जो ट्यूब होती है। हम कह रहे हैं ना कि हमारे पास जो एब्जॉर्बेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो हम इस केस में एक फ़िक्स लेंथ की ट्यूब ले लेते हैं। दैट मीन्स एल मेरा कांस्टेंट हो गया। जो फिक्स लेंथ की ट्यूब ली वो हमारी सिलिका या क्वार्ट्ज ट्यूब होती है। यहाँ पे यूवी में ग्लास ट्यूब डोंट यूज़, बिकॉज जो ग्लास है
वो नियरली 300 नैनोमीटर के आसपास एब्जॉर्प्शन शो कर देता है। तो इस केस में हमारे पास ग्लास ट्यूब्स नहीं यूज़ होती, सिलिका एंड क्वार्ट्ज ट्यूब यूज़ होती है, ताकि हमारा एब्जॉर्प्शन ग्लास की वजह से पीक आ रही है वो हमारे कंपाउंड में ना आए।